बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज का वाक़िया एक खूबसूरत हसीन औरत और एक रीछ की मोहब्बत का है। ये वाक़िया हिमाचल के जंगल में बसे एक छोटे से गाँव का है। इस गाँव में अकीब नाम का एक इंसान अपनी बीवी के साथ रहता था। एक बार आधी रात के वक्त अकीब की आँख खुली तो इसने अपनी बराबर वाली चारपाई पर नजर डाली तो खाली चारपाई इसके मुंह चढ़ा रही थी। वो उठकर देखने लगा कि इसकी बीवी हसीना कहाँ चली गई। वो कुछ दिन से महसूस कर रहा था कि हसीना आधी रात को चारपाई से गायब हो जाती है। इस बारे में अकीब ने जब भी अपनी बीवी से पूछा, वो हर बार हंसकर बात को टाल जाती थी। एक दिन फिर अकीब ने जोर देकर पूछा तो वो कहने लगी, तुम्हें वहम हो गया है, मैं रात को भला कहाँ जा सकती हूँ। हाँ, ये इत्तेफाक ही होगा, मैं इस तंजे में गई हूँ और आपकी आँख खुल गई हो, और ये तुम्हारा ख्वाब भी हो सकता है। अकीब कहने लगा, ये ख्वाब नहीं हकीकत है। क्या मैं तुम्हें झूठ बोल रहा हूँ? पहले तो मैंने ऐसे कभी नहीं कहा। हसीना ने कहा, जी मैं कब कह रही हूँ कि आप झूठ बोल रहे हो। अकीब अब चुप जरूर हो गया, लेकिन इसने अपने दिल में तय कर लिया कि ये राज तो मैं जरूर मालूम करके ही रहूंगा। अकीब का गाँव पहाड़ी इलाके में था। शहर जाने वालों को इन पहाड़ी इलाकों से गुजरना पड़ता था। अभी तक कोई पक्की सड़क भी नहीं बनी थी। सारे कच्चे रास्ते थे जिन पर घोड़ा गाड़ियों या बैलगाड़ी के जरिए ही सफर करना पड़ता था। अकीब और हसीना की शादी को लगभग 9 साल गुजर चुके थे, लेकिन अब तक इनकी कोई औलाद नहीं हुई थी। अकीब को बच्चों की बड़ी तमन्ना थी, जैसा कि हर किसी बाप को होती है। एक बार जब हसीना की माँ ने किसी के जरिए ये बुलावा भेजा कि यहाँ एक अच्छा हकीम आया है जो बे औलादों औरतों को अच्छा इलाज करता है। ये बात जब अकीब को पता चली तो इसने बीवी को इसके मायके भेज दिया। इसी दौरान हसीना ने हकीम साहब को हाथ दिखाया तो हकीम साहब ने दवाई लिख दी। हकीम ने फिर इसे 1 महीने बाद बुलाया। जब पूरा 1 महीना गुजर गया तो हसीना तो अपने मायके चली गई, लेकिन वो मायके में रुक नहीं सकती थी क्योंकि अकीब ने इसे दवाई लेने के लिए ही भेजा था। इनके गांव से एक आदमी घोड़े टांगे से गांव के लोगों को शहर और शहर से गांव आने वालों को लाता था। हसीना जिस दिन इस टांगे में गांव आ रही थी तो रास्ते में अचानक बादल गहराए, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा गया। तेज हवाएं चलने लगी। घोड़े ने घबरा कर तेज दौड़ना शुरू कर दिया। अचानक टांगे के पहियों में बड़ा सा पत्थर आने की वजह से टांगा पलट गया और मुसाफिर टांगे से गिर गए, लेकिन ये अच्छा हुआ किसी को चोट नहीं लगी। अंधेरा इतना ज्यादा था कि हाथ को हाथ नहीं दिखाई दे रहा था। टांगे में सवार सभी लोग तूफान से बचने की कोशिश में भटक गए। 1 घंटे के बाद तूफान थमा तो हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। तब तक सभी लोग टांगे में आकर बैठ गए और जो इधर उधर दुब के बैठे थे इन्हें भी ढूंढ लिया गया, मगर हसीना का कुछ पता नहीं चल पाया कि वो कहाँ गई, किधर गई। टांगे वाला तो थोड़ी देर और भी रुकना चाहता था कि हसीना आ जाए, मगर दूसरे लोग इतने घबरा गए थे कि इन्होंने जल्दी से गाँव चलने के लिए कह दिया। रात होने तक जब हसीना घर न पहुंची तो अकीब बड़ा परेशान हुआ। वो टांगे वाले इंसान के पास गया तो इसे असली बात पता चली। फिर अकीब अपनी बीवी हसीना को तलाश करने रात में ही अकेला निकल पड़ा। हाथ में लाटन लिए वो टांगे वाले की बताई जगह पर पहुंचा। इसने बीवी को हर जगह ढूंढा, मगर इसका कोई सुराग नहीं मिला। फिर अकीब हसीना को अगले दिन गाँव के कुछ लोगों को लेकर ढूंढने निकला। पूरा जंगल छान मारा, मगर हसीना इन्हें कहीं नहीं मिली। फिर सब ने ये सोचा कि हसीना को किसी जंगली जानवर ने अपना शिकार बना लिया, वरना अगर वो जिंदा होती तो जरूर मिल जाती। अकीब ने भी अब सब्र कर लिया था। इस बात को लगभग 3 महीने गुजर गए थे। एक दिन अकीब को पता चला कि पड़ोस के गाँव में एक औरत जो जंगल से मिली है और वो गुमसुम सी है, किसी से कोई बात नहीं करती। वो बुरी तरह से घूर घूर कर लोगों की तरफ देख रही है। बड़े बूढ़ों का कहना था कि शायद इसे बचपन में कोई जंगली जानवर उठा ले गया हो और इसे इसने अपने बच्चे की तरह
पाला पोसा होगा, इसीलिए ये इंसानी जुबान को शायद समझ नहीं पा रही है। इस तरह की पहली भी बहुत सी कहानियाँ मशहूर थीं कि जंगली जानवर बच्चों को उठा ले जाते हैं और इन्हें अपने बच्चों की तरह पालते पोसते हैं। अब इस गाँव में लोग इस औरत के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे। अकीब ने भी सोचा कि मैं भी जाकर देखूं, क्या पता वो मेरी बीवी हसीना हो। इस गाँव में जाने पर अकीब को पता चला कि इस औरत को तो शहर में इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया है। इस औरत को गाँव के लोगों ने पकड़ा था तो वो बार बार अपने आप को छुड़ाकर जंगल की तरफ जाना चाहती थी। बड़ी मुश्किल से गाँव वालों के काबू में आई थी। इसने गाँव वालों के हाथों को अपने दांतों से भी काट दिया था। अब अकीब को और ज्यादा जानने की तमन्ना हुई। इसके दिल में उम्मीद बाकी थी कि शायद वो मेरी हसीना हो। अकीब जब अस्पताल के एक कमरे में पहुंचा तो बहुत बुरी तरह से चौंक गया, क्योंकि वो इसकी बीवी हसीना ही थी। बीवी को देखकर वो बड़ा दुख था। दुख तो इसलिए था कि जंगल में पता नहीं इसके साथ क्या क्या बीती होगी जो इसकी ये हालत हो गई है। डॉक्टर ने अकीब को बताया कि इसे गहरा सदमा लगा है, जब अपनों को देखेगी तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। फिर 1 महीने में हसीना बिल्कुल ठीक हो गई, मगर अब भी वो गुमसुम सी रहती थी। अक्सर रातों में चारपाई पर नहीं मिलती थी। एक दिन अकीब उठाना ही चाह रहा था कि घर के दरवाजे की आवाज इसे सुनाई दी, लेकिन वो चारपाई पर ऐसे ही पड़ा रहा जैसे सो रहा है। हसीना चुपके से अपने कमरे में आई और अपनी चारपाई पर लेट गई। वो जोर जोर से सांस ले रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कहीं दूर से दौड़ कर आई हो। अकीब ने इस वक्त इसे कुछ ना कहा और वो सो गया। दूसरी रात अकीब ने दरवाजे पर ताला लगा दिया और चाबी को अपने तकिए के नीचे रख लिया। इसके बाद अकीब ने झूठ मूठ अपनी आंखें बंद कर ली, मगर वो सोया नहीं, जाग ही रहा था। कुछ देर के बाद हसीना उठी और दरवाजे पर जाकर वापस आ गई। इसने दरवाजे पर ताला लगा देखा, इसलिए वो इधर उधर देख रही थी। शायद वो चाबी ढूंढ रही थी। जब इसे चाबी नहीं मिली तो वो चारपाई पर लेट गई, मगर वो लगातार चारपाई पर करवट बदल रही थी। किसी तरह इसे चैन नहीं था। इसने एक बार फिर चाबी को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन इसे फिर भी चाबी नहीं मिली। तो वो अकीब की चारपाई की तरफ बढ़ी और अभी तकिए के नीचे हाथ डालने ही वाली थी कि अकीब आंखें बंद किए बोला, हसीना रात बहुत हो गई है, अब सो भी जाओ। अकीब को जागता पाकर वो अपनी चारपाई पर लेट गई। अब रात में जब भी अकीब की आंखें खुली तो इसने हसीना को बेकरार और बेचैन ही पाया। सुबह हुई तो अकीब ने देखा कि हसीना की आंखें लाल हो रही हैं। ऐसा लग रहा था कि रात में वो एक पल भी नहीं सोई हो। दूसरी रात भी ऐसा ही हुआ और पूरी रात चारपाई पर बेचैनी से दिखाई दी। सुबह होने पर नाराज होते हुए हसीना बोली, अजी तुमने दरवाजे पर ताला क्यों लगाया था? अकीब ने कहा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? हसीना ने कहा, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अकीब ने कहा, मैं भी तुम्हें खोना नहीं चाहता, फिर ये ताला क्यों लगाया है? हसीना ने पूछा। अकीब ने फिर बात बना दी और कहा कि अब चोरियां बहुत होने लगी हैं, इसीलिए ताला लगा देता हूँ। हसीना बोली, चोर दीवार कूद कर भी तो आ सकते हैं, और वैसे भी हमारे पास रखा ही क्या है जो चोर चुरा ले जाएंगे। अकीब ने अब और बहस करना ठीक नहीं समझा। इसी वक्त वो अपने काम के लिए घर से बाहर चला गया। तभी इसकी नजर अपने घर की दीवार के पास पड़ी। वहाँ बड़ा सा खड्डा खोदा हुआ दिखाई दिया। ऐसे लग रहा था कि रात में किसी जानवर ने मिट्टी खोदी हो। अकीब को कुछ समझ नहीं आया और ये आज पहली बार ही ऐसा हुआ था। वैसे भी कोई जानवर गाँव की तरफ नहीं आता था। अगर आते भी हैं तो अपने खाने के लिए और कुछ मिलने पर चले जाते हैं। क्या खड्डा खोदने की जरूरत क्या थी? कि कहीं चोरों ने तो ये खड्डा नहीं किया, मगर वहाँ किसी जानवर के पंजों के निशान साफ साफ दिखाई दे रहे थे। अकीब घर के अंदर से एक फावड़ा लाया और इसकी मदद से खड्डे को मिट्टी से भर दिया। फिर वो अपने काम पर चला गया। दिन भर काम करके थका हारा घर लौटा। इसने खाना खाया और सो गया, लेकिन सोने से पहले चाबी को कहीं खास जगह में छुपा दिया
रात में न जाने कौन से वक्त इसकी आँख खुली तो इसने हसीना की चारपाई की तरफ देखा। फिर हसीना इस वक्त चारपाई पर नहीं थी। इसने इधर उधर नजर दौड़ाई मगर हसीना इसे कहीं नहीं दिखी। कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। अकीब चुपके से उठा और हल्के खुले कमरे के दरवाजे से बाहर देखने लगा। फिर इसने सन में जो कुछ देखा तो इसकी आंखें फटी की फटी रह गई। बरामदे में हसीना बिल्कुल नंगे धड़ंग पड़ी थी और एक रींच अपनी जीभ इसके पूरे बदन पर फेर रहा था। हसीना ऐसे पड़ी थी जैसे इसे रींच का बिल्कुल डर ना हो, बल्कि शहवत की वजह से इसका चेहरा चमक रहा था, क्योंकि चांद की रोशनी में हसीना का चेहरा बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा था। अकीब से ये देखा नहीं जा रहा था। इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। वो समझ गया था कि इसके घर की दीवार के पास खड्डा किसने किया है, कि जरूर ये इस रींच की ही हरकत थी। रींच ने घर में घुसने के लिए ही ऐसा किया होगा। अब इसने सोचा अगर वो अकेली जान रींच को भगाने का तिगड़म भी लगाए, रींच हसीना को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन इसे ये नहीं पता था कि वो रींच हसीना को अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करता है। अब तो हसीना को रींच के साथ बदकारी करते हुए देखकर अकीब को हसीना पर गुस्सा भी आ रहा था। इसीलिए वो कुल्हाड़ी ढूंढने लगा। तभी जल्दबाजी में वो किसी चीज से टकराया तो कमरे में हल्की सी आवाज हुई। इसी दौरान अकीब को कुल्हाड़ी भी मिल गई। इसने कुल्हाड़ी को मजबूती से पकड़ा और सहन किया और लपका, लेकिन रींच तब तक जा चुका था और हसीना भी अपना लिबास पहन चुकी थी। अकीब ने जल्दी से ताला खोला और दरवाजे से बाहर देखने लगा। बाहर दूर तक रींच का नामो निशान नहीं था। रात में बाहर दूर जाना इसने ठीक नहीं समझा, इसलिए वो वापस लौट आया। हसीना डरी सहमी चारपाई पर बैठी थी। इसे अंदाजा हो गया था कि अकीब ने सारा मंजर देख लिया है। घर आकर अकीब ने हसीना से पूछा, हसीना ये सब क्या था? लेकिन हसीना अब झूठ तो बोल नहीं सकती थी, इसलिए इसने सच बताना ही ठीक समझा। वो कहने लगी, मुझे नहीं पता इस रीछ के अंदर ऐसा क्या है। जब तक मैं इससे मिलकर अपनी ख्वाहिश पूरी ना कर लूं, मुझे सुकून नहीं मिलता। अकीब ने कहा, तो इसका मतलब पहले जब तुम रातों को अक्सर गायब हो जाती थी तो इस रीछ के पास ही जाती थी। अकीब का गुस्सा अब सातों आसमान पर था। अकीब का गुस्सा अब सातवें आसमान पर था। हसीना को डर था कि अकीब कहीं गुस्से में इसे जान से ना मार दे, इसलिए इसने सच ही बताया कि हाँ, मैं इस रींच के पास ही जाती थी। अकीब ने कहा, ये रींच तुम्हारे पीछे कहाँ से लगा? मुझे पूरी कहानी बताओ, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। हसीना कहने लगी, जिस दिन मैं यहाँ आने के लिए टांगे में बैठी तो तूफान की वजह से जंगल में भटक गई। अंधेरा इतना छा गया था कि कुछ नजर नहीं आ रहा था। न जाने कितनी दूर निकल गई। बस मैं तूफान से बचने के लिए किसी जगह को देखती हुई न जाने कहाँ पहुँच गई। आखिर मुझे दो पहाड़ों के बीच में गुफा सी दिखाई दी तो मैं इसमें जाकर बैठ गई। तूफान रुकने पर मैं गुफा से बाहर निकली तो एक रींच गुफा के सामने खड़ा था। वो मुझे ऊपर से नीचे तक घूम घूम कर देख रहा था। इसे देखकर मेरा दम निकल गया। फिर इससे जान बचाने के लिए मैंने सोचा और मैं वापस गुफा में भाग गई। फिर मैं सांस रोक कर वहीं जमीन पर पड़ गई कि हो सकता है कि रींच मुझे मुर्दा समझकर वापस चला जाए। जैसे ही मैं जमीन पर लेटी तो रींच तेजी से मेरी तरफ आया और मुझे सूंघने लगा। जब इसने मेरे बदन पर अपनी नाक लगाई तो डर के मारे मेरी चीख निकल गई और साथ साथ मुझे कपकपी भी आ गई। रींच ने फिर मेरे बदन पर जीभ फिरानी शुरू कर दी। न जाने इसकी जुबान में क्या बात थी कि मेरा डर जाता रहा। मेरे हाथ पैर ढीले पड़ गए। मेरे शरीर में अजीब सी मदहोशी छा गई। फिर मेरे साथ क्या हुआ ये मैं बता नहीं सकती। होश आया तो सूरज निकल गया था। बहुत सारे फल मेरे पास रखे हुए थे। मुझे भूख बड़ी जोर से लगी थी। फिर मैंने वही सारे फल खा लिए। इस वक्त वो रींच वहाँ मौजूद नहीं था। जैसे ही मैं इस मौके का फायदा उठाकर गुफा से बाहर आई तो रींच पर मेरी नजर पड़ी। मैं घबरा कर गुफा में वापस चली गई। प्यास लगने पर फिर से मैं बाहर आई तो रींच मेरी तरफ ऐसे बढ़ा जैसे वो मुझे मार देगा। मैं गुस्से से बोली,
प्यासी मर जाऊं क्या, और साथ ही पानी पीने का इशारा भी कर दिया। फिर इसने अपनी गर्दन झुका ली और दूसरी तरफ चलने लगा। मैं भी इसके पीछे पीछे चलने लगी। मुझे चलना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन प्यास की वजह से मैं आराम आराम से इसके पीछे चलती रही तो मुझे एक नहर नजर आई। मैंने खूब पानी पिया। फिर रीछ ने अपने मुंह को हिलाया। मैं समझ गई कि वो मुझे गुफा में वापस जाने को कह रहा है। मैं गुफा की तरफ चल दी तो वो भी मेरे पीछे पीछे आ गया और आकर गुफा के बाहर खड़ा हो गया। मैं जितने दिन वहाँ रही, रीछ ने मेरा खूब ख्याल रखा। बस वो मुझे वहाँ से भागने नहीं देता था। रात के वक्त जैसे ही वो मेरे बदन पर जुबान फेरता तो मेरे ऊपर मदहोशी सी छा जाती और फिर मैं इसकी ऐसी आदी हो गई। मुझे अपने शोहर यानी आप से भी ज्यादा मोहब्बत इस रीछ की हो गई। अब मैं दिन भर बेसब्री से इसका इंतजार करती थी। इसके बाद तो मेरा भी वहाँ से जाने को दिल नहीं चाहता था। मैं इस रीछ को ही अपना शोहर समझने लगी थी, क्योंकि इस रीछ की मोहब्बत ने आपको भुला दिया था। बस इतना याद रहता था कि रात होते ही वो आएगा और रात होते ही वो मेरे पास आता, लेकिन सुबह मुझे कुछ याद नहीं रहता कि रात मेरे साथ क्या हुआ था। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, रीछ मेरी तरफ से बेफिक्र सा हो गया था। इसे अब अंदाजा हो गया था कि अब मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अब मुझे वहाँ से निकलने की ख्वाहिश भी नहीं थी। ख्वाहिश थी तो बस इतनी कि रीछ जल्दी से आ जाए। एक दिन मैं पानी के लिए नहर पर जाने को निकली तो मुझे कुछ आदमी नजर आए। मैं इन्हें देखकर छुप गई, क्योंकि मेरे पास इतने कपड़े भी नहीं थे। पत्तों से मैंने अपनी बदन को छुपा रखा था। जैसे ही मैं छुपने लगी तो इन लोगों ने मुझे देख लिया और बात करने को मेरी तरफ आगे आए और बात करने को मेरी तरफ आ गए। वहीं मुझे पकड़ने लगे। मैंने इन्हें दांतों से काट लिया, लेकिन फिर भी इन्होंने मुझे काबू कर लिया। फिर वहीं मुझे पकड़कर अस्पताल ले गए। फिर वहाँ तुम आ गए और मुझे घर ले आए। मगर यहाँ आने के बाद रात होती ही मुझे बेचैनी होती थी। एक रात मैं घर से बाहर चली गई तो रीछ बाहर एक पेड़ के नीचे खड़ा था। मुझे देखते ही इसने गर्दन को एक झटका दिया। मैं भी इसके पास चली गई। फिर हम दोनों जंगल की ओर चले गए। एक जगह पर हमने रात गुजारी। सुबह होने से पहले मैं घर आकर अपनी चारपाई पर लेट गई। अब मैं हर रोज रात को इसी जगह जाने लगी और वो रीछ भी मुझ पर जान छिड़कता था, इसलिए मुझे वही मिलता। इसी दौरान तुम्हें भी ये पता चल गया कि मैं कहीं चली जाती हूँ। फिर तुमने दरवाजे पर ताला लगाना शुरू कर दिया। ताला लगाने के कारण जब मैं बाहर नहीं जा पाई तो मेरे आशिक रीछ ने दीवार के पास खड्डा कर दिया। फिर वो इस मिट्टी के ढेर पर चढ़कर दीवार को कूदकर सन में आ गया। मैं अपनी चारपाई से उठी तो वो सन में मेरा इंतजार कर रहा था। फिर इसने मेरे साथ वही किया जो वो हमेशा करता था। अगर तुम इस दिन ना देखते तो ये काम रोज सन में ही होता। लेकिन एक बात जरूर है, इस रीछ के मुकाबले में तुम्हारे अंदर 1% भी ताकत नहीं। अब इतना सुनने के बाद तो अकीब मायूस होकर चुपचाप घर से बाहर चला गया। अकीब को अब समझ में आया कि जब वो अस्पताल में हसीना को देखने गया था तो बाहर कुछ लोग कह रहे थे कि यहाँ हर रोज रात में रीछ आता है। अब अकीब ने अपने खास 5-6 गाँव वाले दोस्तों को रीछ के बारे में चुपचाप बताया, क्योंकि अगर वो सबको बताएगा तो ठीक नहीं होगा। अगर वो मारने की बात हसीना को बता देते और वो इसके चक्कर में अपनी जान दे देती या फिर कोई 1000 बातें बनाए। अकीब ने सारी बात अपने दोस्तों को समझा दी कि कैसे और क्या करना है। अकीब के बताए गए वक्त पर सभी दोस्त घर के दरवाजे के पास छुप कर बैठ गए। इन्होंने अपने हाथों में कुल्हाड़ी भी ले रखी थी। इस रात अकीब ने दरवाजे पर ताला नहीं लगाया। आधी रात के बाद जब रीछ घर पर आया, सबने एक साथ रीछ पर कुल्हाड़ियों से हमला कर दिया। इसी कुल्हाड़ी से मार मार कर अधमरा कर दिया, मगर रीछ फिर भी गिरता
पड़ता। मार खाता लौलहान बरामदे में आ पहुंचा। अकीब के सभी दोस्त इसे मारते जा रहे थे। शोर सुनकर हसीना भी भाग कर बाहर आई। इसने रींच की जब ये हालत देखी तो बुरी तरह चीखने लगी। रींच हसीना के पैरों में जाकर गिर गया और इसने दम तोड़ दिया। हसीना भी इसकी बगल भर कर रोते हुए बेहोश हो गई थी। अकीब ने जैसा सोचा सब वैसा ही हुआ। इसने अपने दोस्तों को कुछ इनाम देकर इसी वक्त इनके घर भेज दिया। इसे डर था कि कहीं हसीना को होश आ जाए और कहीं ये ऐसी वैसी हरकत ना कर बैठे। हसीना को जब होश आया तो हसीना खूब रोई। इसने अंदर से मिट्टी का तेल उठाया और अपने आप को और अपने रींच को इसने तेल में पूरी तरह से भिगो दिया। फिर इसने अपने आप को आग के हवाले कर दिया। इसकी चीखें सुनकर अकीब भागा भागा आया। इसके दुख के अब कोई सीमा नहीं थी। इसके मुंह से बस यही लफ्ज निकले, काश हसीना मुझे ये पहले पता होता कि तुम ऐसा भी कर सकती हो तो मैं इस बेजुबान को मारने की जरूरत ना करता और तुम्हें भी आजाद कर देता। अकीब को अब पछतावा हुआ। पागलों की तरह मारा मारा फिरता रहा। नाज़रीन, आज का वाकया आपको जरूर पसंद आया होगा। नाज़रीन, इस्लामिक वाकयात, सबक आमोज कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफिज।